नमस्कार, मैं बबली रीना साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, देव सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, धमधा रोड, खबरी से। हमारा आज का टॉपिक है लिंगी विभेद। तो हम देखते हैं लिंगी विभेद। लिंगी विभेद में सबसे पहले हम देखते हैं उसकी रूपरेखा, प्रस्तावना, लिंग का अर्थ, लिंग की परिभाषा, लिंगी विभेद से तात्पर्य, लिंगी विभेद के कारण, लिंगी विभेद के समाप्ति के उपाय, निष्कर्ष। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं प्रस्तावना। भारत एक बहु आबादी वाला राष्ट्र है। भारतीय आबादी का लगभग आधा हिस्सा, जिसे आधी आबादी के नाम से जाना जाता है, स्त्रियों का है। फिर भी स्त्रियों को अभी भी समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है और न ही उसकी शिक्षा दीक्षा में जो सुधार होना चाहिए वह भी हुआ है। किसी भी देश की प्रगति से और सभ्य समाज का मापक वहाँ की स्त्रियों की स्थिति भी होता है। अतः आवश्यकता है कि लिंगी विभेद को समाप्त कर स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जाए। लिंगी भेदभाव भारत में ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक देश। इसमें हम देखते हैं लिंग का अर्थ। मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालक तथा बालिका कहा जाता है। अर्थात शब्द के जिस रूप से किसी जाति जैसे स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब देखते हैं लिंग की परिभाषा। जॉन विलियम मनी के अनुसार जेंडर केवल स्त्री और पुरुष की सामाजिक स्थिति भर नहीं है, बल्कि व्यक्ति की पहचान और उसका निर्धारण है। दूसरा देखते हैं हम शर्मिला रेगे के अनुसार, जेंडर विचार की प्रक्रिया है, साथ ही ऐसा वर्ग है जिसमें कुछ संबंधों को रखा जाए और उनसे निर्मित संबंधों को। लिंगी विभेद से तात्पर्य। लिंगी विभेद से तात्पर्य है बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता, अर्थात बालक तथा बालिकाओं का उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में तथा पालन पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाते हैं। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। इस प्रकार लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लिंगी विभेद कहलाता है। अब हम देखते हैं लिंगी विभेद के कारण। इसमें सबसे पहला कारण है मान्यताएं तथा परंपराएं। लिंगी विभेद के कारण मतलब लिंगी विभेद को बढ़ाने के कारण जो है मान्यताएं तथा परंपराएं सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे प्राचीन काल से ही मान्यता है कि पुत्र जो है मुखाग्नि देंगे तभी माता पिता को क्या प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मान्यताएं क्या है, प्राचीन काल से सभी मानते चले आ रहे हैं और इसी वजह से इन मान्यताओं के कारण लड़कियों को क्या किया जाता है, तुच्छ समझा जाता है। और प्रत्येक घर में जो लड़की पैदा होती है तो वहाँ पे शोक का माहौल रहता है और लड़के जब पैदा होते हैं तो वहाँ पे खुशियों का माहौल होता है। दूसरा देखते हैं हम संकीर्ण विचारधारा। बालक बालिका के भेद का एक कारण लोगों की संकीर्ण विचारधारा है। लड़के माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वंश चलाएंगे, उनको पढ़ाने लिखाने से घर की उन्नति होगी। वहीं लड़की पैदा होने पर शोक का माहौल होता है, क्योंकि उसके लिए दहेज देना होगा, विवाह के लिए वर ढूंढना होगा और तब तक सुरक्षा प्रदान करनी होगी जब तक वो दूसरे घर शादी होके चले न जाए। तथा उनके पढ़ाने लिखाने में पैसा खर्च करना लोगों को क्या लगता है, बर्बादी लगता है। ठीक है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का महत्व कम आंका जाता है, जिससे लिंगी भेदभाव में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि जो माता पिता जो रहते हैं वो शुरू से ही ये दिमाग में लेके चलते हैं कि जो लड़के हैं वो हमारे बुढ़ापे का सहारा रहेंगे, लड़कियां तो कुछ समय के लिए हमारे पास है, वो वापस फिर उसके बाद वो क्या चले जाएंगी, अपने ससुराल चले जाएंगी और उनसे हमको कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन अगर लड़कों को हम पढ़ाते लिखाते हैं और उनको काबिल बनाते हैं तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। इस प्रकार से वो बचपन से ही लड़का और लड़कियों में क्या करते हैं, विभेद करना चालू कर देते हैं। तीसरा, जागरूकता का अभाव। जागरूकता के अभाव के कारण भी लैंगिक भेदभाव उपजता है। समाज में अभी भी लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण बालक बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा तथा पोषणादि स्तरों पर भेदभाव किया जाता है। जागरूकता के अभाव में माना जाता है कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी के भीतर तक ही सीमित है, अतः उनकी शिक्षा तथा पालन पोषण पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं के विकास का उचित प्रबंध नहीं किया जाता है और इस प्रकार बालिकाओं को जो है बालकों से कम महत्व
दिया जाता है। जागरूकता का अभाव मतलब लड़कियां वही माता पिता सोचते हैं कि अगर हम लड़कों को अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे तंदुरुस्त रखेंगे तो लड़के हमारे आगे चल के काम आएंगे, लड़कियों के प्रति अगर हम खर्चा करते हैं या कुछ करते हैं तो लड़कियां हमारी कुछ काम नहीं आने वाली है। इस तरीके की जो जागरूकता कमी है लोगों में, वो भी लिंगी विभेद को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। चौथा, अशिक्षा। लैंगिक विभेद में अशिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। अशिक्षित व्यक्ति परिवारों तथा समाजों में चले आ रहे मिथकों और अंधविश्वासों पर ही लोग कायम रहते हैं तथा बिना सोचे समझे उसका पालन करते रहते हैं। सभी वस्तुओं तथा सुविधाओं पर प्रथम अधिकार जो है वो बालकों को ही प्रदान किया जाता है। इस प्रकार लैंगिक विभेद शिक्षा, अशिक्षा और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप भी होते हैं। अगला देखते हैं, आर्थिक तंगी। भारतवर्ष में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की संख्या अधिक है। ऐसे में वे बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को संतान के रूप में प्राथमिकता देते हैं, जिससे वे उनके श्रम में हाथ बटाएं और आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ बांटने का कार्य करें। माता पिता लड़कियों को पराया धन समझकर रखते हैं तथा जीवन की कमाई का एक बड़ा भाग वे लड़की के विवाह में दहेज के रूप में व्यय करते हैं। इस प्रकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की कामना की जाती है, जिससे लैंगिक विभेद पनपता है। मतलब ये है कि आर्थिक तंगी जहाँ रहती है, जहाँ थोड़ी गरीबी रहती है, वहाँ के लोग ये सोचते हैं अगर लड़की पैदा होगी तो जो थोड़ी बहुत कमाई करके हम बचा के रखे हैं वो भी उन लड़कियों के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। परंतु अगर लड़का अगर पैदा होता है घर में तो एक वक्त आने के बाद में वो लड़का क्या करेगा, आर्थिक रूप से उनकी मदद करेगा, क्योंकि वो कमाएगा तो कहाँ लाएगा, घर में लाएगा और आर्थिक स्थिति क्या होगी, ठीक होगी। इसलिए आर्थिक तंगी भी एक बहुत बड़ा। अगला देखते हैं, सरकारी उदासीनता। लिंगी विभेद बढ़ने में सरकारी उदासीनता भी एक कारक है। सरकार लिंग में भेदभाव करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करती है और चोरी छुपे अस्पतालों में और क्लिनिक पर भ्रूण की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या का कार्य अवैध रूप से चल रहा होता है। सार्वजनिक स्थलों पर तथा ऑफिसों में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता है, जिससे लैंगिक भेदभाव में वृद्धि होती है। अगर सरकार कानून बनाती है और उस पर वो कठोरता से अगर अमल करना चालू कर दे तो लिंगी विभेद को बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती है, इसलिए भी लिंगी विभेद क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं, सांस्कृतिक कुप्रथाएं। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक तथा यज्ञ कार्यों में भी पुरुष की उपस्थिति अपरिहार्य है और कुछ कार्यों को तो स्त्रियों को करने के लिए बिल्कुल निषेध ही रखा गया है। ऐसी स्थिति में पुरुष का स्थान प्रधान हो जाता है और स्त्री का स्थान गौण। यह स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय के स्त्री पुरुष की न होकर समग्र स्त्रियों की बनकर लिंगी समस्या का रूप धारण कर लेती है। मतलब ऐसा रहता है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे रहते हैं, घर के कुछ प्रोग्राम ऐसे रहते हैं जिसमें सिर्फ पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है, पुरुष ही उस चीज़ को कर सकते हैं, स्त्रियों का वहाँ आना भी निषेध माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो सांस्कृतिक जो कुप्रथाएं हैं वो भी लिंगी विभेद को बढ़ाने में क्या होती है, सहायक होती हैं। अगला देखते हैं, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मतलब ये है कि जो भी शिक्षा प्रणाली में जो भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो उसकी विधियां हैं, जो भी उसमें इससे रिलेटेड जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी विषय वस्तु रहते हैं वो किसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लड़कों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। वही अगर लड़कियों को ध्यान में रखकर अगर वो पाठ्यक्रम बनाए, उसके उद्देश्य रखें, कुछ विधियों को रखें, ठीक है, बालिका से रिलेटेड विद्यालयों का मतलब अगर व्यवस्था किया जाए तो ये जो लिंगी विभेद जो है बहुत हद तक क्या हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन ऐसी सुविधाएं जो हैं बहुत कम देखने को मिलती है, इस वजह से भी लिंगी विभेद क्या हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। अब देखते हैं लिंगी विभेद के समाप्ति के उपाय। उसमें सबसे पहला है जन शिक्षा का प्रसार। स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के मध्य शिक्षा का प्रसार नहीं हो जाता। भारतीय विशाल जन समूह के मानस को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के लड़कियों के लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह है उनको ख़त्म किया जा सके।
ताकि वो लड़का और लड़की के शिक्षा को एक समान रूप में देखे और दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान कर सके। अगर दोनों को शिक्षा अगर समान रूप से प्रदान किया जाता है, दोनों को एक बराबर महत्व दिया जाएगा, तो ये लिंगी विभेद क्या हो जाएगा, बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। लिंगी विभेद को समाप्त करने के लिए जनता में शिक्षा का प्रसार होना बहुत जरूरी है और उनको ये बताना जरूरी है कि जो लड़का और लड़की के प्रति जो पूर्वाग्रह पाल के चले हैं, जैसे कि ये माना जाता है कि लड़का का मुंह देखने पे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये जो एक मिथक जो वो अपने दिमाग में पाल के चले हैं, जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, ये लिंगी विभेद को समाप्त करने में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इसमें कामयाब होने के लिए हमको शिक्षा का प्रसार करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, जागरूकता लाना। भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी है। इसी कारण स्त्री पुरुषों में वर्षों से चली आ रही भेदभाव की भावना अभी तक जीवित है, जिसको जागरूकता लाकर ही समाप्त किया जा सकता है। स्त्री को पुरुष से हमेशा निम्न स्तर का जो माना जाता है, उस चीज़ को जब तक हम अपने घर से ही समाप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपने घर को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक समाज जागरूक नहीं होगा, समाज जागरूक नहीं होगा तो देश जागरूक नहीं होगा। तो ये जो भावनाएं हैं स्त्री और पुरुष को एक समान न मानकर स्त्री को निम्नतर और पुरुष को उच्चतर स्थिति में रखना, इस चीज़ को जब तक हम अपने घर से ही नहीं हटाएंगे, तब तक जो है लिंगी विभेद को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। और इसको समाप्ति के लिए हमको समाज से पहले अपने घर को ही जागरूक करना बहुत आवश्यक है। और अगर हमारा घर अगर जागरूक हो जाता है तो समाज जागरूक होगा, समाज जागरूक होगा, देश जागरूक होगा, और जैसे ही देश जागरूक होगा वो लिंगी विभेद में समाप्त होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन। भारत में भ्रूण हत्या कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है तथा ऐसा करने वाले पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है तथा जो क्लिनिक ऐसा करते हुए पाए जाएंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। अतः इसको रोकने के लिए बनाए गए प्रावधानों का कठोरता से पालन कराया जाना चाहिए और समाज में भी जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार जो नियम कानून बनाए हैं, अगर उसको कठोरता से अगर वो पालन करते हैं तो निश्चित है कि लिंगी विभेद जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं बालिका शिक्षा का प्रसार। बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके भी लिंगी विभेदों को कम किया जा सकता है। पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार पर बोझ नहीं होती, अपितु वर्तमान में तो लड़कियां शिक्षित होकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करती है, जिससे लैंगिक भेदभाव में बहुत कमी नजर आती है। मतलब ये है कि लड़कियों को भी पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया जाना चाहिए, जिससे वो जो परिवार उनको बोझ समझता है, वो परिवार को बोझ न बनकर वो भी अपने परिवार के पालन पोषण में सहयोग करे और आत्मनिर्भर बन सके। अगला देखते हैं शिक्षा प्रणाली में सुधार। भारतीय शिक्षा भारतीय समाज में उद्देश्यों की पूर्ति में अपूर्ण सिद्ध हो रही है। इसी कारण अधिकांश माता पिता यही सोचते हैं कि किताबी ज्ञान से अच्छा है कि लड़कियों को घर के कामों में दक्ष बनाएं, और इसके लिए वे औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझते हैं। मतलब शिक्षा प्रणाली में अगर थोड़ा सा हम सुधार कर लें, लड़कियों के अनुसार हम पाठ्यक्रम रखें, लड़कियों की रुचि को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रम का अगर निर्माण करते हैं, और लड़कियों इस तरीके से फिर माता पिता भी लड़कियों को शिक्षा देने में आगे आएंगे और वो लड़कियों की शिक्षा के प्रति थोड़ा सा गंभीर रूप से सोचना चालू करेंगे कि हाँ, लड़कियों को भी अगर हम शिक्षित करते हैं तो वो घर परिवार समाज देश के विकास में सहभागी बन सकती है। तो इसके लिए हमको अपनी शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, जिससे हम लिंगी विभेद की समाप्ति करने में सहयोगी बन पाएंगे। अगला देखते हैं बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को प्रभावित करने हेतु उनकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार साक्षरता मात्र से नहीं ला जा सकता, अपितु उनकी निर्भरता हेतु रोजगारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और इस प्रकार से अगर हम बालिकाओं के पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की व्यवस्था करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, तो हम बालिकाओं को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और लड़कों की समतुल्य हम उनको शिक्षा प्रदान करके लिंगी विभेद को समाप्त करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
अगला देखते हैं सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। समाज में अनेक कुप्रथाएं व्याप्त हैं जिसका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि प्रचलित है, जिसके कारण स्त्रियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। अतः इन कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। अगर एक पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ में स्त्री को भी सती होने बोला जाता था। ये प्राचीन समय की बात है, अब तो ये नहीं है, लेकिन अभी भी कई जगह पे ये रिवाज है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, और पति अगर ख़त्म हो जाता है तो पत्नी जो है वो बिल्कुल ही सादा जीवन जिए, और उसको किसी प्रकार की रौनकता से उसका कोई लेन देन नहीं रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार से उसको किसी भी हंसी खुशी के माहौल में शामिल करने पे रोक लगा दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। एक पत्नी के ख़त्म होने के बाद में अगर पति सारी सामाजिक प्रथाओं पे शामिल हो सकता है तो पत्नी क्यों नहीं हो सकती। अगर इस तरीके से अगर दोनों को समान रूप से देखा जाए कि पति जो करता है पत्नी को भी वो करने का अधिकार है, जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं उस पर अगर हम अपने घर से ही अगर रोक लगाना चालू करें तो लिंगी विभेद को समाप्त करने में बहुत। अगला देखते हैं संवैधानिक उपचार। भारतीय संविधान में स्त्रियों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है तथा उनकी समता हेतु अनेक धाराएं तथा उपबंधों का निर्धारण किया गया है। संविधान में स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार पुरुषों के लिए जितना है उतना ही बालिकाओं को भी प्राप्त है। इस प्रकार संवैधानिक उपचार तो बहुत किए गए हैं, परंतु उन उपचारों के विषय में जितनी जागरूकता होनी चाहिए वह नहीं है। अतः इन प्रावधानों के विषय में जागरूकता फैलाकर लिंगी भेदभाव को कम किया जा सकता है। जैसा कि लड़कों को जो अधिकार प्राप्त है वो लड़कों को पता है, पर लड़कियों को जो अधिकार प्राप्त है वो लड़कियों को पता नहीं होता था। इस वजह से वो हमेशा क्या रहती थी, दमित रहती थी अपने घरों में और दबावपूर्ण स्थिति में रहती थी। तो इन प्रावधानों के प्रति लड़कियों में या समाज में जागरूकता जब हम जागरूकता फैलाकर हम इस भेदभाव को, लिंगी जो भेदभाव है हमारे समाज में, उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष का रूप देने के साथ दोनों में कोई अंतर नहीं किया, लेकिन समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों में व्यापक भेद किया जाने लगा। इसी भेद के कारण स्त्रियों को दोयम दर्जा प्रदान किया गया तथा स्त्रियों को मानव के रूप में प्राप्त होने वाले अधिकार से भी वंचित रखा गया, जिससे जेंडर की अवधारणा का विकास हुआ। हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे स्त्री और पुरुषों में भेद समाप्त होगा वैसे ही जेंडर की अवधारणा भी समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष को जब दोनों को समान अधिकार, समान सम्मान प्राप्त होगा तो लिंगी विभेद खुद अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक लिंगी विभेद समझ आ गया होगा। थैंक यू।